क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स को मेरा बारंबार नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं भारतीय उद्योग निर्माण उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहा हूं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी कारक है, उपरोक्त सभी। भारत में लोहा तथा इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ लगा गया? तो पश्चिम बंगाल में लगाया गया। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? झरिया में, कुल्टी में, हीरापुर में, कोलकाता में। तो हीरापुर में। फिर अगला प्रश्न है ये, निम्न में से जर्मनी के सहयोग से स्थापित लोहा इस्पात कारखाना कहाँ है? तो जो है राउरकेला में। भिलाई का रूस के सहयोग से दुर्गा दीब्रू, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर का बोकारो, फिर रूस के सहयोग से इस तरह से, लेकिन ये राउरकेला का। तो इसका चौथे का गा, देखिए चौथे का गा ही है, बिल्कुल गा है। फिर अगले प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किस राज्य में सूती वस्त्र मिले कपड़ा न बनाकर सूत का उत्पादन करती हैं, यानी धागे का उत्पादन करती हैं? तो धागे का उत्पादन करने वाली मिलें खा माने तमिलनाडु में है। वहाँ कपड़ा नहीं बनाया जाता, सिर्फ धागा बनाया जाता है। देश का अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य है, तो देश का अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, बहुत ज़्यादा शक्कर बनाता है। गुजरात राज्य का प्रमुख उद्योग है सूत उद्योग है। कौन सा है? सूत उद्योग, कागज। तो इसमें गुजरात राज्य का प्रमुख उद्योग है सूत है। ये कागज जो है गलत छप गया है। चलिए, खाली स्थान भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है। तो इसमें बताया गया सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल का उपयोग होता है। तो कौन से? शुद्ध कच्चे माल का। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया। यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के सहयोग से। को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर है, गन्ना एक वाली फसल है, भार ह्रास वाली फसल है, भार घटता है इसका, गन्ने का भार घट जाता है। भारत सरकार ने रखे रखे घट जाता है। वर्ष में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। 1991 में भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। तमिलनाडु राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। कहाँ है? कोयम्बटूर में, तमिलनाडु का सूती वस्त्र उद्योग। फिर है सत्यासत्य। देखिए क्या है सत्यासत्य में, क्या क्या है दिया है। तो निर्माण उत्पादकों की प्रकृति के आधार पर उद्योग 8 प्रकार के होते हैं, ये सत्य है। अंग्रेज भारत के कच्चे कपास को मैनचेस्टर और लिवरपूल में निर्यात करते थे, ये भी सत्य है। गुजरात औद्योगिक प्रदेश का मुख्य केंद्र बेंगलुरु है, असत्य है। बेंगलुरु तो कर्नाटक का है। बागान कृषि और जल विद्युत कोवलम तिरुवनंतपुरम को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं, सत्य। आगरा में चमड़े का सामान मुख्य रूप से बनता है, सत्य है। अब सही जोड़ी का अगर मिलान करें, प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल कहाँ खोली गई थी? तो ये खोली गई थी आपकी मुंबई में। पटाखों का उद्योग कहाँ है? तो पटाखों का उद्योग जो है औरैया में है, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाली जोड़ी मिलाते हैं, तो इस वाली जोड़ी में पहला वाले के लिए मुंबई था और दूसरे वाले के लिए औरैया था। अब तीसरे वाले के लिए एक्रिलिक कपड़े कहाँ बनाए जाते हैं? एक्रिलिक कपड़े जो है 3 नंबर पर 5 का कोटा और बड़ोदरा में बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर को कहा जाता है, जो कि इस तरफ है। औद्योगिक प्रदेश क्या है? औद्योगिक प्रदेश माने 5वें के लिए होगा दूसरा छोटा नागपुर प्रदेश। पठार जो है औद्योगिक प्रदेश है। जलयान निर्माण उद्योग कहाँ है? विशाखापट्टनम में है, ये बिल्कुल सही है। अब जो कि एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। अधिक शक्ति विद्युत, यानी अधिक विद्युत का उपयोग करने वाले कोई 2 उद्योगों के नाम बताइए। एल्यूमिनियम उद्योग और कृत्रिम नाइट्रोजन उद्योग। मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स कर दिया गया। मैसूर था पहले विश्वेश्वरैया की जगह। रूस के सहयोग से भारत के लोहा इस्पात संयंत्रों के नाम बताइए। तो भिलाई और बोकारो।
भिलाई और बोकारो रूस के सहयोग से बनने वाले इस्पात संयंत्र है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या सेल की स्थापना कब की गई? 1973 में की गई। भारत में सूती वस्त्र उद्योग को कितने सेक्टर्स में बांटा गया? 2 सेक्टर्स में बांटा गया, संगठित तथा असंगठित सेक्टर्स या क्षेत्र। भारत का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। भारत में तंतु सूत यानी धागा तथा नायलॉन चिप का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात के बड़ोदरा और नलधारी में। गुजरात में स्थित बड़ोदरा और नलधारी में जो है तंतु सूत और नायलॉन चिप का उत्पादन होता है। ज्ञान आधारित उद्योग के उदाहरण दीजिए। सॉफ्टवेयर उद्योग, कंप्यूटर हार्डवेयर उद्योग। भारत के कौन से औद्योगिक प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद तीव्रता से विकास हुआ? बेंगलोर, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश में तीव्रता से आज़ादी के बाद विकास हुआ, स्वतंत्रता के बाद विकास हुआ। पेट्रो रसायन उद्योग से क्या आशय है? पेट्रोलियम से प्राप्त किए गए रसायनों पर आधारित उद्योगों को पेट्रो रसायन उद्योग कहते हैं। यानी पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त रसायनों पर आधारित जो उद्योग हैं, यानी पेट्रोलियम से प्राप्त रसायनों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योग पेट्रो रसायन उद्योग कहलाते हैं। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत किए गए किन्हीं 2 उपायों को बताइए। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति की गई और विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया। मध्य प्रदेश के सॉफ्टवेयर व टेक्नोलॉजी पार्क का नाम बताइए। तो ये इंदौर में है। मध्य प्रदेश का सॉफ्टवेयर व टेक्नोलॉजी पार्क इंदौर में। और भारत का कहाँ है? बेंगलोर में। पूरे भारत का बेंगलोर में और मध्य प्रदेश का इंदौर में। अब अगले प्रश्न देखिए, लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्नों को भी देखते हैं। इनमें क्या क्या कहा गया है? देखिए इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो हैं कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, वन आधारित उद्योग, कागज उद्योग। उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं पेट्रो रसायन उद्योग, जो कि पेट्रोलियम शोधन वाले उद्योगों से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं पेट्रो रसायन उद्योग। निर्मित वस्तुओं के स्वरूप के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। तो निर्मित वस्तुओं के आधार पर धातु कर्म उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक और संबद्ध उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग तथा संचार उद्योग। अब अगला है प्रश्न जो वो बताता है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखिए। उद्योगों की स्थिति अवस्थिति, कहाँ पर उद्योग लगने चाहिए, इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कच्चा माल पास में उपलब्ध हो जाए तो वहाँ उद्योग लग जाते हैं। शक्ति के साधन, यानी विद्युत पास में मिल जाए, आसानी से सस्ती मिल जाए तो वहाँ उद्योग लग जाते हैं। बाजार की निकटता हो तो वहाँ बना हुआ माल खपत के लिए चला जाता है। पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, परिवहन में रेल परिवहन, सड़क परिवहन का जाल बिछा होना चाहिए और श्रम की उपलब्धता यानी मजदूरी भी उपलब्ध होनी चाहिए, मजदूर श्रमिक भी उपलब्ध होने चाहिए। भारत के लोहा इस्पात उद्योग को कच्चे माल स्रोत के निकट क्यों स्थापित किया गया? भारत के जो लोहा इस्पात उद्योग हैं उनको कच्चे माल के स्रोतों के निकट ही स्थापित किया गया। उसके कारण देखिए क्या क्या है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए कई प्रकार के कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जिसमें लोहा, अयस्क, कोक, कारी, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज एवं अग्नि सहमृत्तिका आदि प्रमुख है। अग्नि को सहने वाली मिट्टी, मतलब ये सब कच्चे माल जहाँ भी मिल जाते हैं वहीं पर लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होते हैं, क्योंकि ये सब भारी होते हैं, भारी कच्चा माल होता है। इसकी ढुलाई पर, इसके परिवहन पर बहुत अधिक खर्च होता है, इसलिए जहाँ पर ये पास में मिले वहीं ये उद्योग लगाया जाता है, लोहा इस्पात उद्योग। इसलिए लोहा इस्पात उद्योगों को सबसे अच्छे स्थिति के लिए कच्चे मालों के स्रोत जहाँ होते हैं उनके निकट ही लगाना होता है। भारत में भी ऐसा किया, जर्मनी के रूर में भी ऐसा ही है। इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं, क्योंकि वहीं
पास ही ये सारे कच्चे माल मिल जाते हैं। लोहा अयस्क भी, कोककारी कोयला भी, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्निसह मिट्टी का भी, यानी अग्नि को सहने वाली मिट्टी भी वहीं मिल जाती है। इसलिए छोटा नागपुर के पठार में ज़्यादातर लोहा इस्पात उद्योग स्थापित हैं। भारत के किन्हीं 4 प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। भारत के प्रमुख 4 उद्योग में है लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, अवगम प्रौद्योगिकी उद्योग। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण बताइए। तो सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण है कि भारत एक गर्म और आर्द्र जलवायु वाला देश है, बिल्कुल चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग के लिए नमी वाली गर्म जलवायु चाहिए, जिससे धागा टूटे ना बनते समय। अगर ठंडी जलवायु होती तो धागा बनता नहीं, टूट जाता। इस जलवायु में सूती कपड़े आरामदायक होते हैं, जिससे यहाँ सूती वस्त्रों की मांग भी बनी रहती है और धागा ठीक से लंबा बनता है। भारत में कपास की बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। भारत में कपास का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। कच्चा माल सरलता से उपलब्ध हो जाता है, आसानी से कच्चा माल कपास जो है मिल जाता है, रुई मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुए हैं। मैंने भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के निम्न कारण है। एक तो यहाँ की गर्म और आर्द्र यानी नमी वाली, मॉइस्चर वाली जलवायु है, और इस जलवायु में सूती कपड़े आरामदायक होते हैं, जिससे वहाँ सूती वस्त्रों की मांग भी अधिक बनी रहती है और साथ में धागे लंबे बनते हैं, धागे टूटते नहीं बनाते समय मशीनों से, इसलिए भी यहाँ सूती वस्त्र उद्योग विकसित है। भारत में जिन भी देशों में समुद्र के किनारे आर्द्र और गर्म नम जलवायु होती है, वहीं पर सूती वस्त्र उद्योग लगाए जा सकते हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्या है सिंथेटिक कपड़ों से प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो सिंथेटिक या संश्लेषित कपड़े, टेरिकॉट, नायलॉन के कपड़े, उनसे इनको होड़ करनी पड़ती है। उत्तम कपास की सीमित उपलब्धता है, अच्छा कपास यहाँ कम मात्रा में उपलब्ध है, आधुनिक मशीनों का अभाव है तथा संगठित सेक्टर का ह्रास है। संगठित सेक्टर यहाँ नहीं है, संगठित क्षेत्र। भारत में प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? भारत में चीनी उत्पादक राज्यों में नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर तमिलनाडु, नंबर 4 पर बिहार, फिर 5 पर पंजाब, 6 पर हरियाणा, 7 पर मध्य प्रदेश, 8 पर गुजरात। मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग कौन सा था? तो द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड NOCIL 1961 मुंबई में पहला रासायनिक उद्योग था। यह उद्योग नेफ्था पर आधारित था। रासायनिक खाद शायद वो बनाता था। नायलॉन तथा पॉलिस्टर धागा बनाने के संयंत्र भारत में कहाँ स्थापित हैं? तो नायलॉन तथा पॉलिस्टर के धागा बनाने वाले संयंत्र कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर तथा उधना में नायलॉन तथा पॉलिस्टर का धागा बनाने के संयंत्र या उद्योग या कंपनी या कारखाने स्थापित है। संयंत्र माने कारखाना। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों बन गया? प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों बन गया? पर्यावरण के लिए प्लास्टिक सबसे बड़ा खतरा क्यों बन गया? तो बताइए। तो प्लास्टिक जैव निम्नीकरण का गुण ना होने के कारण, माने ये जीवों से नष्ट नहीं होता, इसलिए जैव निम्नीकरण का गुण इसमें नहीं होता है, इस कारण से इसका विघटन नहीं होता है, जिससे अत्यधिक अवधि तक इसकी उपस्थिति पर्यावरण में बनी रहती है तथा उससे मृदा प्रदूषित हो जाती, मिट्टी भी जहरीली हो जाती, प्रदूषित हो जाती। ज्ञान आधारित उद्योग किसे कहते हैं? ऐसे उद्योग जिन्हें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च और प्रौद्योगिकी, निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती रहती है, वे ज्ञान आधारित उद्योग कहलाते हैं। जिन्हें काय की जरूरत पड़ती है? नए ज्ञान की, नए विशिष्ट ज्ञान की, उच्च प्रौद्योगिकी की और निरंतर शोध की। नए विशिष्ट ज्ञान की, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन्हें ज्ञान आधारित उद्योग कहते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उद्योग किन क्षेत्रों में अधिक हुआ? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज कह दो या FDI कह दो, इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट का उपयोग घरेलू उपकरणों, वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ खाद्य व दुग्ध उत्पादन में भी किया गया है। फिर आया है प्रश्न, उद्योगों के समूह को पहचानने के लिए प्रयुक्त सूचकांकों को लिखिए। औद्योगिक इकाई की संख्या, औद्योगिक कर्मियों की संख्या, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त शक्ति की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादन प्रक्रियाजन्य मूल्य।
बेंगलोर चेन्नई औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से औद्योगिक स्तंभ हैं? वायुयान निर्माण होता है यहाँ पर बेंगलोर चेन्नई औद्योगिक प्रदेश में। मशीन उपकरण बनते हैं, टेलीफोन बनते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर चेन्नई औद्योगिक प्रदेश के स्तंभ हैं। अब अगला प्रश्न होगा तो और अगले प्रश्नों को भी देखते हैं। अब लघुत्तरी प्रश्नों पर आते हैं। लघुत्तरी प्रश्नों में स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताइए। भारत में सन 1951 में स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के उद्योगों को मान्यता दी गई थी, जिन्हें निम्नलिखित हैं। सार्वजनिक उद्योग, इनमें मुख्य रूप से भारी तथा आधारभूत उद्योगों को रखा गया है। इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई के लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। व्यक्तिगत या निजी उद्योग, इसमें उपभोज्य वस्तुएं तथा छोटे उद्योग सम्मिलित हैं। इन उद्योगों का स्वामित्व व्यक्ति विशेष अथवा किसी एक कंपनी का हाथ में होता है। एटलस साइकिल, बाटा शू, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, मारुति उद्योग आदि निजी उद्योग हैं, या फिर रिलायंस उद्योग, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी निजी उद्योग में आते हैं। संयुक्त अथवा सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग जो सहयोग से लगते हैं, निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के सहयोग से। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या किसी सहकारी समिति द्वारा किसी उद्योग की स्थापना की जाती है, जब तो या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, साझेदार या फिर सहकारी समिति के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है, उन्हें संयुक्त अथवा सहकारी अथवा कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कहा जाता है। अमूल डेयरी, मदर डेयरी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आदि ये जो है क्या है, सहकारी और यह संयुक्त उद्योग है। फिर अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग केंद्रित होने के क्या कारण है? ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न कई बार आ चुका है और आता भी रहता है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग केंद्रित होने के निम्नलिखित कारण हैं। तो यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही क्यों लगी, लोहा इस्पात उद्योग ही क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और भारी माल है, इसकी ढुलाई में खर्चा अधिक हो, इसलिए यहाँ कच्चा माल आसपास मिल जाता है, तो यहीं पर लोहा इस्पात उद्योग जो है लगाया गया। इस क्षेत्र में लोहा और कोयला पर्याप्त मात्रा में पास पाया जाता है, जो कि पाए जाने वाले स्रोतों के पास ही उद्योग लगाया गया है। लोहा अयस्क सिंहभूमि, मयूरभंज की खानों से तथा कोयला झरिया, रानीगंज और बोकारो की खानों से मिलता है। माने कच्चा लोहा या लोहा अयस्क तो सिंहभूमि और मयूरभंज की खजानों से मिल जाता है। कोयला झरिया, रानीगंज और बोकारो की खानों से मिलता है। दूसरा है, दामोदर घाटी परियोजना से पर्याप्त मात्रा में विद्युत शक्ति मिल जाती। दामोदर नदी पर बनाए गए बांधों से, जिनको दामोदर घाटी परियोजना नाम दिया गया, उनसे पर्याप्त मात्रा में विद्युत आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सस्ती उपलब्ध हो जाती है। तीसरा, इस क्षेत्र में सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। चौथा है, यहाँ स्थल परिवहन का जाल सा बिछा हुआ है, जिसमें रेल परिवहन और सड़क परिवहन है। स्थल परिवहन में इनका जाल सा बिछा हुआ है और पास में कोलकाता बंदरगाह से विदेशी व्यापार की सुविधा भी मिल जाती है। इस कारण इस छोटा नागपुर के पठार में लोहा इस्पात उद्योग केंद्रित हुए हैं। और साथ में इसी उद्योग को यूं भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को क्यों कहा जाता? तो यही सब हमें पॉइंट्स लिखने हैं किस प्रश्न के लिए, कि भारत का रूर किसे कहते हैं, तब भी यही लिखना है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर क्यों कहते हैं, तब भी यही पॉइंट्स लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थानीयकरण के कारकों को लिखिए। तो देखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र के कारक क्या क्या हैं। इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सन 1957 में की गई थी। इस संयंत्र का उत्पादन 1959 में आरंभ हुआ। इस संयंत्र की स्थानीयकरण के कारण निम्न हैं। भिलाई के पास डाली राजहारा खानों से भिलाई के पास ही डाली राजहारा की खदानें, जिनसे उच्च कोटि का हेमेटाइट लोहा, कच्चा लोहा या लोहा अयस्क मिल जाता है। और दूसरा कारण है, यहाँ झारखंड की कारगाली और छत्तीसगढ़ की कोरबा खदानों से कोयला प्राप्त किया जाता है आसानी से। 2 कारण है। तीसरा देखिए, तीसरा कारण क्या बनता है। और ये भिलाई वाले कारखाने के लिए एक मैप बताया गया है, जो बताया गया है। तो दुर्ग जिले में ये भिलाई है, बाकी इसके आसपास कौन कौन से नगर हैं, कौन कौन से स्थान हैं, वो सब बताए गए हैं।
देखिए ये बालाघाट है मध्य प्रदेश का, या दिल्ली राजहरा हिल्स पहाड़ी है, यहाँ से लोहा मिल जाता है और यहाँ से कोरबा आदि से कोयला मंगवा लिया जाता है। और भिलाई में एक कारखाना स्थापित है। यहाँ पर देखिए जल तंदुला बांध से विद्युत शक्ति कोरबा ताप विद्युत गृह से प्राप्त होती है। जल तो तंदुला बांध से प्राप्त हो जाता है और विद्युत शक्ति माने बिजली मिल जाती है कोरबा ताप विद्युत गृह माने कोयले से चलने वाले विद्युत गृह से। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट निकट ही रायपुर और बिलासपुर जिले से उपलब्ध हो जाता है। चूना पत्थर डोलोमाइट दोनों ही जो है रायपुर और बिलासपुर से मिल जाते हैं। मैग्नीज महाराष्ट्र के भंडारा तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट से मिल जाता है। अब मैग्नीज कहाँ से मिलता है इसको? महाराष्ट्र के भंडारा जिले से, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। निकटवर्ती क्षेत्रों से सस्ता श्रम भी मिल जाता है, पास के क्षेत्रों से सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं। ये कोलकाता मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है, जिस कारण इसे रेल परिवहन की सुविधा भी प्राप्त है। किसको? भिलाई इस्पात संयंत्र को। विशाखापट्टनम बंदरगाह से विदेशी व्यापार की सुविधा मिल जाती है, जो इसके निकट ही है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है, जो कि हमें विदेशी व्यापार की सुविधा देता है। बोकारो इस्पात संयंत्र की अवस्थिति को स्पष्ट कीजिए। क्या कारण है कि बोकारो में इस्पात संयंत्र लगा, उसके क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उनको देखिए। तो बोकारो इस्पात संयंत्र या बोकारो में लोहा इस्पात बनाने वाला लोहा बनाने वाले संयंत्र की अवस्थिति की को स्पष्ट कीजिए। तो बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से, भिलाई का भी इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से लगा। वो 1957 में लगा था, ये 1964 में लगा। झारखंड के धनबाद में स्थापित किया गया रूस के सहयोग से 1964 में। और बोकारो में इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी। मतलब बोकारो के पास में सब कुछ मिल जाता, तो परिवहन लागत में कमी आती है। इसलिए यह सन 1972 से उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर शुरू में इसकी उत्पादन क्षमता 10 लाख टन थी, जिसे बढ़ाकर 40 लाख टन कर दिया गया है। इस केंद्र को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं, फैसिलिटीज़ प्राप्त हैं। क्या क्या हैं बोकारो इस्पात संयंत्र को? तो लोहा अयस्क ओडिशा के क्योंझर जिले के किरीबुरु लोह खानों से प्राप्त हो जाता है। कहाँ से? उड़ीसा के क्योंझर जिले की किरीबुरु खानों से लोहा प्राप्त होता है। झरिया तथा बोकारो कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर तथा डोलोमाइट की आपूर्ति पलामू बिलासपुर जिलों से होती, पलामू और बिलासपुर जिलों से होती। दामोदर एवं बोकारो नदियों से आवश्यक जल की आपूर्ति हो जाती है। सस्ती बिजली दामोदर घाटी निगम से प्राप्त होती है ना। और साथ में कच्चा माल लगभग 350 किलोमीटर की परिधि के अंदर ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह कारखाना जो कच्चे माल के प्राप्त करने वाले स्रोत हैं उनके पास में ही लगाया गया। इसी कारण इसको लागत निम्नीकरण यानी परिवहन की जो लागत है उसको कम करता है। कौन? बोकारो इस्पात संयंत्र। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के 4 भौगोलिक कारण बताइए। तो ये ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न के उत्तर को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के 4 भौगोलिक कारण लिखिए। तो मुंबई सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, इस कारण इसको सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहते हैं। सन 1854 में पहली आधुनिक मिल की स्थापना मुंबई में ही हुई थी, 1854 में। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के निम्न कारण है। कच्चे माल की सुलभता। भारत में कपास के क्षेत्र महाराष्ट्र एवं गुजरात में ही विस्तृत हैं, अतः इस क्षेत्र में कपास मुंबई के केंद्रों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और उपलब्ध होने के कारण यहाँ सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा है। नम जलवायु है, साथ में समुद्री और नम जलवायु, नमी भरी उमस भरी जलवायु चाहिए, गर्म चाहिए, जिससे सूत लंबा बने। सूती वस्त्र मिलों के लिए नम जलवायु आदर्श होती है, अच्छी होती है। मुंबई समुद्री तट पर स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु नम है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल है। जल विद्युत प्राप्ति। पश्चिमी घाट में स्थापित जल विद्युत ग्रहों से, जल विद्युत कारखानों से, संस्थानों से कारखानों के लिए सस्ती जल विद्युत आसानी से प्राप्त हो जाती है, इसलिए भी मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा है। बंदरगाह। मुंबई भारत का एक उत्तम बंदरगाह है, जिससे आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फैसिलिटी या सुविधा अच्छी मिल जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका से बढ़िया आसानी से
बढ़िया कपास आसानी से आयात की जा सकती है। विकसित देशों से मशीनों को भी आयात किया जा सकता है। माने संयुक्त राज्य अमेरिका से बढ़िया कपास आसानी से आयात की जा सकती है, इंपोर्ट की जा सकती है, और विकसित देशों से मशीनों को भी आयात किया जा सकता है। ये इसको सुविधा प्राप्त है मुंबई सूती वस्त्र उद्योग को। फिर आगे देखिए, यातायात सुविधा। मुंबई एक उत्तम बंदरगाह होने के कारण देश के भीतरी भागों से और रेलों और सड़कों द्वारा भी अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है। इससे कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल को भेजने की सुविधा भी इन सड़कों रेल मार्गों से मिल जाती है। तो इस मुंबई सूती वस्त्र उद्योग को यातायात की अच्छी सुविधा प्राप्त है। और अगला पॉइंट है श्रमिकों की उपलब्धता। मुंबई तथा आसपास के क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में श्रमिक रहते हैं जो वहां आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। चलिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के कई भौगोलिक कारण कौन कौन से या फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, देखिए। इस प्रश्न को यूं बताया गया है, भारत में चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। भारत का गन्ने तथा चीनी उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन। भारत में गुड़ तथा खांड का उत्पादन प्राचीन काल से हो रहा है। भारत में आधुनिक आधार पर चीनी उद्योग का विकास 1903 में बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना से हुआ। भारत में 1950-51 में 139 चीनी मिलें थीं, जो 2010-11 में इनकी संख्या बढ़कर 662 हो गई। भारत में चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य निम्न हैं। देखिए, पहला राज्य है जो सबसे ज़्यादा चीनी बनाता है, शक्कर बनाता है, वो है शुगर बनाता है, महाराष्ट्र। भारत के चीनी उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। यह राज्य देश के कुल चीनी उत्पादक का 1/3, माने देश का जो कुल चीनी उत्पादन है उसका 1/3 से अधिक भाग उत्पादित करता है, पैदा करता है। इसलिए महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है और भारत विश्व में पहले स्थान पर है। इस राज्य में 119 चीनी मिलें संचालित हैं, जो कि एक संकरी पट्टी के रूप में उत्तर में मनमाड़ से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत मिलती हैं। उत्तर प्रदेश। भारत के चीनी उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। इससे पहले 10-20 साल पहले उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर था। इस राज्य में चीनी उद्योग निम्नलिखित 2 पट्टियों में केंद्रित है। गंगा यमुना दोआब की पट्टी में, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत तथा बुलंदशहर इस क्षेत्र की प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। फिर तराई क्षेत्र। लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच इस क्षेत्र में प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पर तमिलनाडु चीनी उत्पादन में। तो देखिए, तमिलनाडु में कितना होता है। इस राज्य की चीनी मिलें कोयम्बटूर, बेलोर, तिरुवनमलाई और विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली जिलों में संचालित हैं। कहाँ? तमिलनाडु के। तमिलनाडु चीनी उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। अब आता है कर्नाटक। बेलगाम, बेल्लारी, मांड्या, शिमोगा, बीजापुर और चित्रदुर्ग इस राज्य के प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। इस राज्य में चीनी उद्योग तटीय प्रदेशों में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र में भी विस्तृत है। अब आता है अगला प्रश्न भी देखिए। पेट्रो रसायन क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत संस्थाओं का विवरण दीजिए। रासायनिक एवं पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं कार्य कर रही हैं जो सरकारी हैं। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL सार्वजनिक क्षेत्र की यह कंपनी विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन निर्मित पदार्थ जैसे कि पॉलीमर, रेशों एवं रेशों से बने संक्रित का निर्माण एवं वितरण का कार्य करती है। IPCL अब पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी PCL यह भारत सरकार और बुनकर सहकारी समितियों का संयुक्त उद्यम है। यह पॉलिएस्टर फिलामेंट यानी धागा बनाती है और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात के बड़ोदरा और नलधारी में स्थित कारखानों में करता है, जो PCL के नाम से जाना जाता है। अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET यह संस्थान इस क्षेत्र के प्रशिक्षण देने का काम करती है। मतलब ये पेट्रो रसायन के लिए प्रशिक्षण देती है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए। तो अगला प्रश्न है पेट्रो रसायन उद्योग किसे कहते हैं, भारत में इसका वितरण बताइए। अशुद्ध खनिज तेल को कारखानों में शोधन कर विभिन्न प्रकार के रसायन तैयार किए जाते हैं। अशुद्ध खनिज तेल को जिसे पेट्रो रसायन कहते हैं। इनसे तैयार वस्तुएं नए उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में आती है, उपयोग में की जाती है।
कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती। कौन सी? ये जो तेल शोधनशालाओं से प्राप्त वस्तुएं नए उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप से पेट्रो रसायन उद्योग कहा जाता है। इस वर्ग के उद्योग को 4 उपवर्गों में विभाजित किया: पॉलीमर, कृत्रिम रेशे, इलेक्ट्रोमर्स और पृष्ठ संक्रियक। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग का वितरण। भारत में सर्वप्रथम पेट्रो रसायन उद्योग से संबंधित पहला कारखाना वर्ष 1967 में मुंबई में नेपथा की स्थापना हुई थी। इसके बाद भारतीय पेट्रो रसायन कॉरपोरेशन लिमिटेड बड़ौदा ने एथिलीन ऑक्साइड, ग्लाइकॉल एवं अन्य रासायनिक वस्तुओं का उत्पादन आरंभ किया। पटाखों के उद्योग औरैया उत्तर प्रदेश, जामनगर, गांधीनगर और हजीरा गुजरात में है। नागोथाने रत्नागिरी महाराष्ट्र में, हल्दिया पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। गुना, मंगलोर, मथुरा, करनाल, कोयली तथा भोगई में भी पेट्रो रसायन केंद्र खोले गए। और गुना में तो जो है गेल का कारखाना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। अब अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर पार्कों में किस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाते हैं, इनका महत्व बताइए। सॉफ्टवेयर पार्कों में सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योगों को स्थापित किया जाता है। भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग में को उत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। माने भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग को जो है एक प्रतिष्ठा, इज्जत मिली कि वो बहुत अच्छे उत्तम उत्पादन करता है, उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट जो है बेस्ट क्वालिटी के बनाता है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र के विकास और अनुसंधान के लिए भारत सरकार ने देश के अनेक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए। बेंगलुरु, नवी मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, कानपुर, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली तथा शिमला आदि भारत के प्रमुख सॉफ्टवेयर पार्क हैं। भारत के सॉफ्टवेयर व सेवा उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 2% का रहता है। 2% का रहता है। आगे है रहता है। फिर भारत में तेजी से विकसित हो रहा है सॉफ्टवेयर उद्योग का मुख्य प्रभाव यह पड़ा है कि इस उद्योग में रोजगार के अवसर प्रतिवर्ष लगभग दुगुने बढ़ रहे हैं। फिर आगे देखिए क्या प्रश्न है, भारत की नवीन औद्योगिक नीति के उद्देश्य क्या हैं। भारत की नवीन औद्योगिक नीति के उद्देश्य क्या है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं: अब तक प्राप्त किए गए लाभों में वृद्धि करना, पहला उद्देश्य। उद्योगों में आई कमियां अथवा विकृतियों को सुधारना। उत्पादन में वृद्धि करना, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना। उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित करने योग्य बनाना। निर्यात को बढ़ावा देना। ये जो है भारत की नई औद्योगिक नीति के उद्देश्य थे। फिर अगला प्रश्न है, भारत की नवीन औद्योगिक नीति में कौन कौन से उपयोग अपनाए गए थे। तो देखिए कौन कौन से उपयोग अपनाए गए थे। देश की औद्योगिक नीति के प्रमुख बदलाव किए गए थे वो क्या क्या थे। 1991 की घोषित नवीन औद्योगिक नीति में दिए गए। इस नीति में औद्योगिक विकास के लिए निम्न उपाय किए गए। ये उपयोग नहीं, उपाय। कौन कौन से उपाय अपनाए गए, यहाँ उपाय है और उपयोग नहीं है। लाइसेंस समाप्ति, 6 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों में से लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया, जिससे लाल फीताशाही, रिश्वत, समय की बर्बादी जैसी समस्याएं समाप्त हो गई। यानी लाइसेंस देना पड़ता था पहले फैक्ट्रियों के लिए, अब नहीं लेना पड़ता था 6 उद्योगों को छोड़कर। विदेशी तकनीक का निःशुल्क प्रवेश, नए उद्योगों की स्थापना तथा पुराने उद्योगों की क्षमता और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विदेशी तकनीकी के आयात से प्रतिबंध हटा लिए गए। अब विदेशी तकनीकी देश में निःशुल्क प्रवेश कर सकती थी। एक ये दूसरा पॉइंट। तीसरा है विदेशी निवेश नीति। इस नीति के द्वारा उद्योगपति उद्योगों की विशिष्टता के आधार पर 51% से 100% तक विदेशी पूंजी का निवेश कर सकते थे। नई नीति में दी गई इस छूट से घरेलू उद्योगों को लाभ मिलता है तथा उपभोक्ता भी फायदे में रहते हैं। अगला है पॉइंट, पूंजी बाजार की सुलभता। देश में पूंजी जुटाने में अब बहुत आसानी हो गई। हो गई है। उद्योगपति अपनी कंपनी के शेयर बेचकर या वित्तीय संस्थाओं से पूंजी एकत्र कर सकते हैं। खुला व्यापार,
विदेशी से कच्चे माल के आयात और उत्पादों के निर्यात पर बंधन ढीले किए गए। मुख्यतः निर्यात करने वाली व्यापारिक कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए विशेष छूट के प्रावधान किए गए। अब आगे है चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रमों की समाप्ति। कंपनियों और प्रमुख उपक्रमों के संबंध में संपत्ति की सीमा को हटाने पर जोर दिया गया। कुछ परिस्थितियों में उपक्रमों के विलय और अधिग्रहण और निवेशकों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता को समाप्त किया गया। औद्योगिक स्थानीयकरण में उदारता सामान्य तथा कुछ अपवादों को छोड़कर उद्योगों को लगाने के लिए सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखिएगा इस प्रश्न को भी। इस प्रश्न में बताया हुगली औद्योगिक प्रदेश के विकास के कारण लिखिए। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह हुगली नदी के किनारों के साथ साथ लगभग 75 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के विकास के निम्न कारण हैं। इस हुगली औद्योगिक प्रदेश के विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जल मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग की पर्याप्त सुविधा है। हुगली औद्योगिक प्रदेश को जल मार्ग से जुड़ा है, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से। छोटा नागपुर के पठार से कोयला तथा लोहा उपलब्ध हो जाता है, इस कारण भी ये विकसित हुआ है। असम तथा उत्तरी बंगाल से चाय तथा डेल्टा प्रदेश से कच्चा जूट प्राप्त हो जाता है। इस प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों से सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। कोलकाता बंदरगाह से आयात निर्यात की सुविधा मिल जाती है। इस क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, चमड़ा तथा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने के कारखाने विकसित हो गए हैं। चलिए अगला है गुजरात वाला। गुजरात औद्योगिक प्रदेश के विकास के लिए कौन कौन से कारक सहायक रहे हैं। गुजरात औद्योगिक प्रदेश के विकास के लिए कौन कौन से कारक सहायक रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। देखिएगा, गुजरात औद्योगिक प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच है, लेकिन यह प्रदेश दक्षिण में वलसाड और सूरत तक और पश्चिम में जामनगर तक फैला है। इस प्रदेश का विकास 1960 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से भी संबंधित है। इस क्षेत्र के विकास के कारण निम्नलिखित हैं। यहाँ कच्चे माल के रूप में कपास के क्षेत्र निकट ही हैं, जहाँ से खेतों से कच्चा माल कपास के रूप में आ जाता है। सूती वस्त्रों की मांग का बाजार भी इसी क्षेत्र में पास में ही है, निकट है, क्षेत्र से निकट है। सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की सुविधा भी यहाँ है। मुंबई और कांडला बंदरगाह से निर्यात आयात की सुविधा प्राप्त है। खंभात क्षेत्र में अंकलेश्वर में खनिज तेल प्राप्त हो जाने से यहाँ पेट्रो रसायन उद्योगों का विकास हुआ है। उपयुक्त कारणों से यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का विकास बहुत अधिक हुआ है, जिसका प्रमुख केंद्र अहमदाबाद है, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर इसीलिए कहते हैं। अंकलेश्वर के पास पेट्रो रसायन उद्योगों का विकास भी हुआ है। अब अगला है चलिए धन्यवाद। अब अगले